नमस्कार। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जारी क्लास 9 के गणित के मॉडल सेट नंबर 1 के विषय में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन पैटर्न को जान लेते हैं। इसमें कुल क्वेश्चन 40 को रहेगा। अब प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित रहेगा, जबकि सब में 4 विकल्प दिया रहेगा और उस पर एक का चयन करना होगा। इस पर ऑब्जेक्टिव मार्किंग नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम टाइम पर वीडियो का अपडेट मिलते रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो हम लोग परिमेय संख्या का डिफिनेशन जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं हो। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है? यहाँ ए को देखते हैं। ए है 3, अब बी में तो ये √3 लगा हुआ है, तो √3 तो अपरिमेय कर दिया उसको, और सी पाई भी अपरिमेय है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। फिर बोला दो परिमेय, दूसरा क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? अगर हम दो परिमेय संख्या का गुना करेंगे, मान लीजिए कोई भी दो परिमेय संख्या है, अगर इसको गुना करते हैं तो वो भी क्या मिलता है? एक परिमेय संख्या ही मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जीरो किस प्रकार की संख्या है? तो जीरो किस प्रकार की संख्या? ऑप्शन नंबर है अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या या फिर परिमेय संख्या। देखिए, अगर जीरो लिखा हुआ है, जीरो को हम इस रूप में लिख सकते हैं 0/1। तो क्या हम इसको कर सकते हैं? पी वाई क्यू के रूप में ये है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको हम क्या परिमेय संख्या, क्या इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं? हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या वो क्या होता है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर वास्तविक संख्या। तो चूंकि हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों परिमेय और अपरिमेय को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 नंबर, 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? 3 और 4 के बीच में कौन है यहाँ पर? 2 पाई। अगर 2 पाई को हम लोग हल करके देखते हैं, ये तो नहीं है। बी नंबर देखते हैं, 10/3। अगर इसको भाग देते हैं तो 3 तिया 9, मतलब अगर हम 10 को भाग दे 3 से तो ये हो जाता है, 10 को भाग दे 3 से तो आ जाता है 3.33, ऐसे ही आएगा। जबकि 15 को 7 से भाग देते तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 11 को 4 से भाग देते हैं तो 4 दुनिया 2 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन हमको 3 और 4 के बीच चाहिए, तो 3 और 4 के बीच में ऑप्शन नंबर बी सही है। वही आता है जिसको 10 को 3 से भाग देंगे तो 3 और 4 के बीच में ही आएगा। 6ठा नंबर है, बोला है 64 का पावर x बराबर 8 है, तो उसका ऑप्शन x का मान क्या होगा? 64 का पावर है x और बराबर है 8, तो हम क्या 64 को लिख सकते हैं 8 का पावर 2 और ऊपर x पहले से है, इसका 8। अब देखिए, इसका 8 का पावर 1, तो जब बेस समान हो जाता है तो पावर भी बराबर होगा, मतलब 2x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। इसका ऑप्शन नंबर 1/2 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? एक चर मतलब अल्फ़ाबेटिकल टर्म एक ही होना चाहिए कम से कम। ए नंबर में देखते हैं x और y 2 है, बी में देखते हैं सिर्फ x है, सी में x y 2 है, जबकि डी में एक भी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुपद का 2x + 6 का शून्यक क्या है? तो हम लोग शून्यक निकालने जानते हैं, 2x + 6 बराबर 0। तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? 6 को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -6। अब यहाँ x बराबर हो जाएगा -6/2, भागा दे देंगे तो हो जाएगा -3, तो यहाँ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x4 - 3x² - 5 का घात क्या है? तो हम लोग घात निकालने के लिए हम लोग चर का देखते हैं, घात की सबसे ज़्यादा किसका है। तो इसमें चर का घात सबसे ज़्यादा कितना है?
4, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। फिर बोला यदि पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 है तो पी जीरो बराबर कितना होगा। यहाँ पर हम लोग पी जीरो निकालेंगे। पी एक्स दिया है एक्स माइनस 1, तो पी जीरो निकालेंगे तो एक्स के जगह हम 0 -1 मतलब मान हो जाएगा -1। इसका ऑप्शन नंबर सही है सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है 2x³ - 5x² - x + 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे चर का एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर। इसके साथ क्या गुना है -5, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। फिर है 12 नंबर, यदि किसी बहुपद में पी एक्स बराबर है एक्स के पावर 31 + 1 तो x - 1 से विभाजित किया जाता है तो इसका शेषफल क्या होगा। तो शेषफल निकालने के लिए हम लोग पहले x निकाल लेंगे। x - 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इसको p1 निकाल लेंगे। यहाँ है x का पावर 31 + 1, x के जगह हम 1 का पावर 31 मतलब 1 ही होगा, तो 1 + 1 मतलब 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है, मतलब कौन सा बहुपद द्विपद में है, सिर्फ 2 संख्या में। पहला में तो 3 पद है, दूसरा में सिर्फ 1 ही पद है, सी में है 2 पद, और उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर बोला है 14 नंबर कि x² - 9x + 14 का गुणनखंड कितना है। इसको गुणनखंड करना है, तो आइए हम लोग गुणनखंड करते हैं। इसको गुणनखंड करने के लिए x² - 9x + 14 इसको गुणनखंड करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट जिसको बोलते हैं। तो इसको पहले एलसीएम लेके देखेंगे, 2 से 2 सत्ते, तो ये हो जाएगा x² - 2x और -7x + 14। तो यहाँ कॉमन आ जाएगा x और यहाँ बचेगा x - 2, फिर यहाँ -7 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है x - 2। तो एक बार बाहर वाला लेंगे और एक बार अंदर वाला, मतलब x - 2 और x - 7। तो इसका गुणनखंड है x - 2 x - 7 या फिर x - 7 x - 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर 15 नंबर को देखते हैं। यहाँ बोला है बिंदु बी का निर्देशांक। आइए हम लोग बी को देखते हैं। बी का निर्देशांक क्या है, पहले हम लोग x एक्सिस को देखते हैं। x में है -5 और y में है 2, तो इसका -5 और 2 हो जाएगा, -5 और 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर बोला है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, -3 और -5। तो हम लोग ढूंढते हैं -3 किधर है और -5 किधर है। -3 यहाँ है और -5 यहाँ, मतलब बिंदु जो है ई है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर सही, ये बी नंबर से हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है डी का भुज। भुज हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस को। तो देखते हैं डी जो है, जहाँ पर डी होगा वहाँ पर भुज कितना है। तो डी जो है उसका भुज, डी यहाँ है और इसका भुज है यहाँ से यहाँ 6, तो इसका 6 जहाँ होगा वही इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 ए सही है। फिर बिंदु एच की कोटि जो वाई अक्ष में होता है, वाई अक्ष में बिंदु किसका था, एच की कोटि। हम लोग एच देखते हैं कहाँ पॉइंट एच है और उसके बाद कोटि को ढूंढेंगे। एच यहाँ है और इसका कोटि मतलब वाई एक्सिस को कितना है -3, तो जहाँ इसका -3 होगा वही उसका आंसर होगा। आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही। फिर बोला बिंदु एम का निर्देशांक। अब हम लोग एम को ढूंढेंगे और एम का निर्देशांक ढूंढेंगे क्या है। एम यहाँ है, एम जो है एक्स अक्ष में है तो y बराबर 0 होगा, जबकि एक्स अक्ष में तो y तरफ बिल्कुल नहीं गया, तो y बराबर 0। तो यहाँ इसका बिंदु क्या हो जाएगा, -3 और 0। ये जहाँ पर होगा वही इसका ऑप्शन -3 और 0, -3 और 0 ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 का एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं।
जब दो लाइन खींचते हैं एक्स और वाई अक्ष, तो ये जो बिंदु होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु में बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 रैखिक समीकरण 2x + 3y का बराबर k का हल है तो k का मान क्या होगा? यहाँ पर x जो दिया है, ये निर्देशांक जो दिया है वो 0 और 2 है, तो यहाँ समीकरण में क्या करेंगे? x और y का मान पुट करेंगे तो k निकल जाएगा। मतलब 2 गुने x का मान 2 है और 3 गुने y का मान 0 है, तो ये हो जाएगा 4 + ये 0 हो जाएगा। मतलब k बराबर 4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। फिर देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप मतलब दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसका मानक रूप क्या होता है? ax + by + c = 0। मतलब ऑप्शन नंबर बी। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है क्या? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो प्रदर्शित करेगा वह एक सरल रेखा प्रदर्शित करेगा। फिर बोला है x बराबर 5 है, y बराबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 24 में। तो निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है? तो हम लोग दोनों का मान अगर बैठा देते हैं और बराबर आ जाता है दोनों साइड, तो वही उसका हल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके बैठा के। अगर इस समीकरण में x को बराबर 5 रखें और y बराबर 2 रखें तो हो जाता है 5 और 2 दूनी 4, मतलब 9 हो जाता है। ये तो नहीं होगा। फिर इसमें रखते हैं 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं x बराबर 5 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, तो ये 7 हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो है इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक समीकरण का एक हल है, इसमें से कौन सा हल है? ऑप्शन 2x + 3y = 12 का एक हल है, इसमें कौन सा एक हल है? तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको बारी बारी से बैठा के देखेंगे इक्वेशन में। अगर जो इक्वेशन बराबर आ जाता है, दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ जाता है, तो उसका वही ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग आई डायरेक्ट सही को ही देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। एक्स के जगह में 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 3। फिर वाई की जगह हम 2 रखेंगे तो 3 × 2 और आता है बराबर लाना है, तो ये हो जाएगा 6 + 6 और आ गया 12। मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर यदि बिंदु 2, 3 x + y बराबर के द्वारा निरूपित करता है तो k का मान क्या होगा? उसी तरह फिर मान पुट कर देंगे। x के जगह में 2 रखेंगे, y के जगह में 3 रखेंगे, तो k हमको मिल जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 है। कालेख x अक्ष में किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? x अक्ष पर चूंकि पूछा है तो हम लोग x अक्ष को डायरेक्ट निकालेंगे। x अक्ष में 4x है और इधर 12 है, तो x बराबर हो जाएगा 12/3। काटेंगे 3 चौके सॉरी यहाँ 4 है, 4 × 12 3। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे जो x अक्ष में जो 3 है वो है सी नंबर ऑप्शन सी उसका सही होगा। 28 नंबर 60 का पूरक कोण। पूरक हम लोग कहते हैं जब दो कोण को जोड़ के 90 डिग्री हो उसको हम लोग पूरक कहते हैं। तो इसका पूरक कोण हो जाएगा 28 का पूरक कोण हो जाएगा। 60 का पूरक कोण का मान क्या होगा? 28, तो पूरक कोण होता है 90 डिग्री का, तो 60 में और कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही 30 डिग्री। वह कोण जो 90 से अधिक है और 180 से कम हो वो क्या कहलाता है? वो अधिक कोण कहलाता है। 29 का सी नंबर ऑप्शन। फिर बोला है उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है? अपने पूरक कोण से आधे से 30 अधिक है, तो ऑप्शन नंबर को देखते हैं। ऑप्शन नंबर जरा डी को देखते हैं। ये 50 है, तो इसका पूरक कोण होगा 40 डिग्री। मतलब 50 में और 40 डिग्री जोड़ेंगे तो इसका पूरक हो जाएगा। अब इसको देखते हैं क्या जो ये कोण है अपने पूरक के आधे से 30 ज़्यादा है, तो इसका आधा हो जाएगा 20 डिग्री।
क्या या 20 से 30 ज़्यादा है? तो हाँ ये है, इसमें 30 और 20 दोनों भी है, मतलब ये अपने पूरक कोण से 30 आधे के 30 ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ए ओ और बी ओ ई, मतलब ए ओ और बी ओ ई ये कोण और ये कोण मिला के दिया है 70 डिग्री। तो पूछा है, हम लोग को पूछा है कि कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए, तो हम लोग को सी ओ ई ज्ञात करने बोला है, ये कोण ज्ञात करने बोला है और ये जोड़ के 70 दिया है। तो हम लोग एक नियम जानते हैं रेखीय युग्म से कि एक सरल रेखा है उस पर सभी कोण तीनों कोण मिला के होना चाहिए 180 डिग्री, जबकि ये दो छोटा कोण 70 डिग्री है। तो क्या करेंगे, 180 में 70 घटा देंगे, 180 में 70 घटा देंगे, कितना आया, शेष रहा 110, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करने बोला है, ये कोण और ये कोण जोड़ के ज्ञात करने बोला है। अगर यहाँ से एक सरल रेखा देखें तो ये दोनों कोण मिल के होना चाहिए 180 डिग्री, ये 50 है तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। और अगर शीर्षाभिमुख कोण से भी बोलें तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, ये भी हो जाएगा 130 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 130 130 हो जाता है 260 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही। फिर ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकता है? देखिए हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण अगर मिला दें तो 180 डिग्री होता है और समकोण 90 का होता है। एक अगर 90 हो जाए तो फिर दूसरा न्यून कोण होना चाहिए, मतलब 90 से छोटा छोटा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। तो उसमें समकोण त्रिभुज कितना, समकोण जो है वो कितना हो सकता है अधिकतम, एक वो समकोण ज़्यादा से ज़्यादा एक समकोण हो सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बोला है ए बी दो गो त्रिभुज है, आइए हम लोग रचना करते हैं। दो त्रिभुज है, उसमें नाम दिया गया है ए बी। अगर इसको ए बी नाम दिए हैं तो ये भी बराबर है क्यू आर, मतलब क्यू यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, क्या कि ये दोनों आपस में बराबर है। फिर बोला है बी सी, यहाँ सी अगर लिखते हैं, जो बी सी है बराबर है पी आर, तो यहाँ पी लिखना पड़ेगा, ये बराबर इसका है। और शेष बच गया एस, मतलब सी ए, ये भुजा बराबर है पी क्यू, ये भुजा का। ऐसा फिगर तैयार हुआ। आइए हम लोग को देखते हैं कि यहाँ बोला है तो क्या ऑप्शन नंबर ए बी सी पी क्यू आर बराबर है, ए बी सी पी क्यू आर नहीं, क्यू आर पी बराबर है, तो ये भी पहला ऑप्शन नहीं, गलत है। फिर सी बी ए और उसका देखते हैं, फिर यहाँ है पी क्यू आर, ये इधर से राइट से ले लिया या इधर लेफ्ट से ले लिया, ये भी गलत होगा। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर है बी ए सी बराबर सर्वांशम है आर पी क्यू, बी ए सी इधर से लेफ्ट साइड से आप देखिएगा, हम जो नाम बोलते हैं बी ए सी बराबर है आर पी, इधर एक साइड इधर बाएं से जा रहा है और एक तरफ इधर दाएं से जा रहा है, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर लास्ट में बच गया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? सर्वांग समता की कसौटी कौन नहीं है? एस एस तो है, एस ए, एस एस एस, तो इसमें सी नंबर एस एस सी। 37 नंबर, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों का युग्म, मतलब दो कोण है बराबर है और एक भुजा बराबर है, दो कोण और एक भुजा अगर बराबर होगा तो उसको क्या कहते हैं? ए एस ए से। अब 38 नंबर, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों कोण बराबर, अगर त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर या फिर तीनों कोण बराबर, उसको कहते हैं समबाहु। तो तीनों कोण जब बराबर रहेगा वो होगा 60 डिग्री, चूँकि त्रिभुज तीनों कोण जब मिलेगा वो 180 डिग्री ही होगा, तो 180 को तीन जगह तीनों में बराबर बराबर बांटेंगे तो 60 डिग्री होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये नियम को क्या कहते हैं? चूँकि
दोनों तीनों साइड बराबर है, तो मतलब एस 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 के नियम से वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अगला क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज बीओसी तथा त्रिभुज एओडी सर्वांगसमता की किस नियम को से सर्वांगसम है। यहाँ पर एक कोण 90 है दोनों में, इसलिए जब एक कोण 90 रहता है और एक भुजा और एक कोण बराबर रहता है तो उसको कहते हैं RHS नियम से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस 40 ही क्वेश्चन था। तो आप लोग को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो।